नमस्कार, चुनावी पंच लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो इस महामारी के समय में आप सब जानते हैं एक चारों तरफ एक तरह का भय बरकरार है। अलग अलग खबरें आ रही हैं और अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं, जिससे एक मायूसी भी है। इस देश में एक अलग तरह की मायूसी, और उसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है, इस पे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। और जैसा कि पिछले साल यही समय था, मार्च का समापन हो रहा था और देश में लॉकडाउन की घोषणा हो गई थी। आप याद कीजिए 25 तारीख से 25 मार्च 2020 से, यानी कि 24 मार्च की रात से लॉकडाउन की घोषणा हुई और उसके बाद से जो देश की हालत हुई आप सब जानते हैं। उस समय कोरोना के पेशेंट काफी कम थे, धीरे धीरे बढ़ते गए और उसके बाद उस पर कंट्रोल भी हुआ। फिर धीरे धीरे अनलॉक का समय भी आया और अलग अलग ढंग से अलग अलग परिस्थितियां निर्मित की गई और अनलॉक की तरफ भी देश बढ़ा। तो ये सारी चीजें होती रही और उसके बाद फिर सब थोड़ा सा सामान्य गतिविधियां में आ गए और लोग जो हैं थोड़ा सा इससे भी निश्चिंत होने लगे कि हो सकता है कि अब ये बीमारी इस देश में ना आए, और है भी तो थोड़ी सी है। इस बीच कोरोना वैक्सीन का निर्माण होने लगा। वैक्सीन के बाद लोगों को लगा कि ये वैक्सीन जैसे आ जाएगी तो देश जो है वो और सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन वैक्सीन के आने के बाद से अचानक देश में कोरोना का प्रकोप बढ़ता चला गया। वैक्सीन कितनों को लगा, क्या लग पाई कि नहीं लग पाई, कितने लोग उसे लगा पाए कि नहीं लगा पाए, और इसमें भी पहले एज लिमिट, उससे पहले बात हुई कि जो लोग कोरोना वॉरियर्स हैं उनको वैक्सीन लगाई जाए। उसके बाद में फिर एज फैक्टर लाया गया, फिर 45 साल से ऊपर के लिए कहा गया। इस बीच अलग अलग जगहों से और खासकर जो प्रमुख विपक्षी दल है कांग्रेस की तरफ से भी मांग की गई है। कल सोनिया गांधी ने, फिर उसके बाद आज मनमोहन सिंह ने चिट्ठी लिखी है। 5 अलग पॉइंट्स उन्होंने गिनाए हैं कि कैसे इस महामारी के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश को संभाल सकते हैं। ये तमाम बातें हो रही हैं। इसी बीच राहुल गांधी ने बहुत ही चौंकाने वाला एक निर्णय लिया है और उन्होंने ट्वीट किया है। सबसे पहले राहुल गांधी के उस ट्वीट को दिखाइए, जिसमें ये देखिए दोस्तों, जिस ट्वीट में लिखा है राहुल गांधी ने कि कोविड संकट को देखते हुए मैंने पश्चिम बंगाल की अपनी सभी रैलियां रद्द करने का निर्णय लिया है। राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए कि ऐसे समय में इन रैलियों से जनता व देश को कितना खतरा है। इसको इंग्लिश में भी उन्होंने लिखा है, इन व्यू ऑफ द कोविड सिचुएशन आई एम सस्पेंडिंग ऑल माई पब्लिक रैलीज इन वेस्ट बंगाल। आई वुड एडवाइज ऑल पॉलिटिकल लीडर्स टू थिंक डीपली अबाउट द consequences of holding large public rallies under the current circumstances। तो ये इंग्लिश और हिंदी में उन्होंने वो ट्वीट किया। ये 7-8 घंटे पहले की बात है। और इसके बाद आप एक राहुल गांधी को ट्रोल आर्मी ने ट्रोल करना भी शुरू किया कि राहुल गांधी ने हार मान ली पहले, इसीलिए वो अब रैली में नहीं जा रहे हैं। उन्होंने पहले हार मान ली। सवाल यही उठता है कि क्या राहुल गांधी ने हार मान करके इस पश्चिम बंगाल की रैलियां रद्द कर दी अपनी, या देश हित में, जनहित में उन्होंने ऐसा फैसला लिया? एक बड़ा सवाल है। इस सवाल पर चर्चा के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे 3 साथी, जिनमें से जितने भी साथी अभी इस वक्त मौजूद हैं स्क्रीन पे, उनको लेके आइए। वरिष्ठ पत्रकार और हमारे साथी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, डॉक्टर मुकेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश जी, आपका स्वागत करता हूं। और पुष्परंजन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं। पुष्परंजन जी, आपका भी स्वागत है। और स्वागत करता हूं हमारे साथी, हमारे रोविंग एडिटर भारत शर्मा जी भोपाल से जुड़े हुए हैं। भारत जी, आपका भी स्वागत है। तो हमारे तीनों साथी, तीनों पैनलिस्ट इस वक्त मौजूद हैं और चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। और दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का जो हमारे साथ इस वक्त तक जुड़ गए हैं, जो जुड़ने वाले हैं, हमारे तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक। आप सब जैसा जानते हैं कि इस कार्यक्रम में आप भी भागीदार होते हैं, पार्टिसिपेंट होते हैं। आप भी अपने कमेंट को कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, अपने विचारों को रखते हैं और उस पर भी हम अपने पैनलिस्ट के साथ में चर्चा करते हैं और आपकी बातों को देश दुनिया तक हम पहुंचाते हैं। तो आप भी हमारे साथ बने रहिए, जुड़िए और इन विचारों को, अपने विचारों को, सुविचारों को देश दुनिया तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। तो सबसे पहले सवाल यही उठता है कि क्या राहुल गांधी डर करके रैली छोड़ गए या जनहित में उन्होंने
ऐसा कदम उठा है। उस ट्वीट को एक बार फिर से दिखाइए। हमारे सारे पैनलिस्ट अब साथ में आ गए हैं, वो भी देखेंगे कि राहुल गांधी ने ट्वीट करके क्या कुछ कहा है, और साथ साथ फिर सीधे मुकेश जी आपके पास आऊंगा, आपसे ओपनिंग कमेंट चाहूंगा। लेकिन एक बार फिर से राहुल गांधी के उस ट्वीट को दिखाइए। राहुल गांधी इस ट्वीट में कह रहे हैं कि कोविड संकट को देखते हुए मैंने पश्चिम बंगाल की अपनी सभी रैलियां रद्द करने का निर्णय लिया है। राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए कि ऐसे समय में इन रैलियों से जनता व देश को कितना खतरा है। ये राहुल गांधी का कहना है। इसी का इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन उन्होंने किया है। अभी थोड़ी देर पहले बता भी रहा था, लेकिन लबोलुबाब यही है कि राहुल गांधी ने रैली खत्म कर दी, अपनी रैली जो 3 चरणों में मतदान होना है उसके लिए जो प्रचार प्रसार के लिए राहुल गांधी को पश्चिम बंगाल जाना था वो अब नहीं जाएंगे। इसके अलावा राहुल गांधी यानी कि उनकी जो पार्टी कांग्रेस है, उनका घटक दल वाम दलों का गठबंधन, उन लोगों ने भी अपनी रैलियों को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। वो भी अब वर्चुअल रैलियां ही करेंगे। तो ये गठबंधन जो है वो ऑलमोस्ट अब रैलियों में शामिल नहीं होगा। क्या कारण है? अब इसके पीछे कहा जा रहा है कि राहुल गांधी डर कर मैदान छोड़कर भाग गए। सबसे पहले मुकेश जी क्या कहेंगे इस पे? राजीव जी, मुझे नहीं लगता कि वो डर कर मैदान छोड़कर भाग गए हैं। राहुल गांधी को अच्छी तरह से पता है कि पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी, उनका गठबंधन किस तरह से परफॉर्म करने जा रहा है, और वो जानते हैं कि जो भी परफॉर्मेंस वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहां, वो इस तरह के चुनाव प्रचार से ही हासिल किया जा सकता था। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो लोग भी राजनीति में हैं, राजनीति कर रहे हैं, उनके फैसले राजनीति से प्रभावित होते हैं। राजनीति अगर उसमें ना हो तो ये मानना चाहिए कि फिर वो राजनीति में रहने लायक भी नहीं है। लेकिन आज की तारीख में जो हालात देश में बने हुए हैं, उसमें एक लोक लज्जा नाम की चीज होती है, जो कि किसी भी राजनीतिक दल को, किसी भी राजनीतिक नेता को ध्यान में रखनी चाहिए अगर वो किसी लोकतांत्रिक देश में काम कर रहा है, राजनीति कर रहा है। और ये लोक लज्जा, लोक सरोकार हमें प्रधानमंत्री, उनकी पार्टी में देखने को नहीं मिल रहे हैं। और पूरा देश, आप राहुल गांधी को आप किनारे रख दीजिए, पूरा देश चीख चीख कर कह रहा है कि मोदी जी कृपया ड्राइविंग सीट पर बैठो, देखो इस समस्या को। 3 लाख के करीब पहुंच रहे हैं मामले। आपने 500 जब केस आए थे तो 45-48 दिन का लॉकडाउन लगा दिया था। आज जो हालात हैं वो कहीं बदतर हैं। तमाम शहरों से खबरें आ रही हैं कि वहां पर ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है। उनके मंत्रिमंडल के सदस्य बाकायदा ट्वीट करके बोल रहे हैं कि मेरे भाई को एक बेड दिला दो। ये हालत जब केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों की है तो कितनी गंभीर है स्थिति, ये सब जानते हैं। ऑक्सीजन नहीं है, जो दवाइयां चाहिए वो नहीं है, बेड नहीं है, और श्मशानों में लाशों का अंतिम संस्कार करने की जगह नहीं है। हर तरफ हाहाकार है। ऐसे में अगर ये पीड़ा देखकर कोई आदमी फिर भी अगर इलेक्शन में उसी तरह से प्रचार के लिए जा रहा है और भीड़ देखकर खुश हो रहा है और ये कह रहा है कि ऐसी रैली, ऐसी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी, तो मैं समझता हूं ये तो निर्लज्जता की तमाम सीमाएं लांघ जाने के बराबर है। आप कितने संवेदनहीन हो सकते हैं, ये इससे प्रकट होता है। तो मुझे लगता है राहुल गांधी का मजाक उड़ाने वाले लोग, वो कुछ भी करेंगे, वो मजाक उड़ाएंगे, वो उन्हें पप्पू बताएंगे, सिफर बताएंगे, कुछ भी बताएंगे। लेकिन राहुल गांधी की ये छोटी छोटी चीजें जो पिछले साल भर से हम देख रहे हैं, खासतौर से कोरोना के संबंध में उन्होंने जो जो कहा है वो हुआ है, हो रहा है, और सरकार को भी अंततः उनकी बातें माननी पड़ी हैं मजाक उड़ाने के बाद। तो अभी मजाक उड़ाया जाएगा, लेकिन बहुत सारे देश में ऐसे लोग हैं जो ये मान रहे हैं कि राहुल गांधी ने बहुत सही फैसला किया है। राजनीतिक नुकसान इससे बेशक उनको हो सकता है, लेकिन इस समय इससे बड़ा नुकसान जो कोरोना फैलने से पूरे देश में हो रहा है, उसको रोकने के लिए अगर कोई इस तरह का त्याग करता है तो ये उसका स्वागत किया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है उन्होंने जो पहल की है उसका असर पूरे गठबंधन पर पड़ा है। पूरे गठबंधन ने अपने को विड्रॉ कर लिया है बड़ी रैलियां करने से। अब ममता बनर्जी की बारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये पहल होनी चाहिए थी कायदे से तो, और इससे भी पहले हमारा वो जो केचुआ है चुनाव आयोग, उसकी तरफ से पहल होनी चाहिए थी कि सारी बड़ी रैलियां
बंद, लेकिन नहीं, चुनाव आयोग तो हम जानते हैं कि इसका चरित्र क्या हो गया है। और प्रधानमंत्री जिस तरह से कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है सत्ता लिप्सा इस हद तक चली गई है कि वहां लोगों के जान माल की चिंता उनके दिमाग से बाहर हो गई है। अभी तक कितने ट्वीट किए हैं कोरोना के इस संकट के दौरान, आप जरा देख लीजिए। प्रधानमंत्री को जो छोटी छोटी बातों पर ट्वीट करते रहते हैं, उनकी चिंता किसी भी मंच से उस तरह से जाहिर नहीं हुई है। बिना मास्क पहने वो लगातार रैलियां कर रहे हैं, तो ये साफ दिख रहा है कि वो गंभीर नहीं है, सरकार गंभीर नहीं है। अब राज्यों के मुख्यमंत्री फोन करते हैं बात करने के लिए प्रधानमंत्री को कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, और प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्य और उस राज्य के जहां से 60% कोरोना के केसेस आ रहे हैं, उससे बात करने का वक्त नहीं है प्रधानमंत्री के पास। तो कितना ये क्रूरता की चरम सीमा है, मैं समझता हूं कि पूरी सरकार इस तरह से बिहेव कर रही है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो स्वागत करता हूं कि राहुल गांधी ने ऐसा किया और एक मिसाल कायम की। जी मुकेश जी, और कुछ बोल रहे थे जी? नहीं, मेरी बात पूरी हो गई जी। अब एक आंकड़ा देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में ही पिछले दिनों, जब से ये कोरोना काल की शुरुआत हुई, हालांकि देश कोरोना काल में ही है पिछले साल भर से, लेकिन जब ये चुनाव की शुरुआत हुई उसके बाद से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके दोस्त साथी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, इन लोगों ने कितनी सभाएं की हैं पश्चिम बंगाल में। उसके अलावा ममता बनर्जी जी की कितनी सभाएं हुई हैं, और इस काल में कोरोना की क्या स्थिति है, जरा उस ग्राफ को अगर दिखा सकते हैं तो दिखाइए। देखिए, पीएम मोदी, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, पीएम मोदी की 21 रैलियां हुई हैं, अमित शाह की 22 रैलियां हुई हैं। दोनों दोस्त जो हैं आपस में कंपटीशन करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि ममता बनर्जी चूंकि वहां की मुखिया हैं और वहीं की रहने वाली हैं, पश्चिम बंगाल की ही हैं, तो उनकी रैलियां सबसे ज्यादा हैं, 37 रैलियां हैं। और पिछले 52 दिनों में बंगाल में देखिए 2663% केस बढ़े हैं। ये 2663% ये कोरोना के मामले बढ़े हैं, उसकी बात कह रहा हूं। 4 मार्च तक कुल एक्टिव मामले 1205 थे, जो 17 अप्रैल यानी 2 दिन पहले तक कुल एक्टिव मामले 45,300 हो गए। कहां 1205, कहां 45,300। ये आंकड़े सरकारी आंकड़े हैं दोस्तों, वो बता रहा हूं। ये आंकड़े ओरिजिनल आंकड़े क्या हैं, धरातल पर क्या है, ये आपको भी पता है। कहा जा रहा है कि लोग जो हैं सुरक्षित हैं, बेड्स की कमी नहीं है, और भी बहुत सारी बातें अलग अलग राज्यों में, न सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूं, अलग अलग राज्यों में भी ऐसी बातें हो रही हैं। उसके बाद भी जो परिस्थितियां बनी हुई हैं वो आप देख लीजिए कि कहां 1200 और कहां 45,000। ये आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 रैलियां करते हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी जो हैं वो 22 रैलियां करते हैं, ममता बनर्जी जी 37 रैलियां करती हैं। पैर में जो जख्म है और बैंडेज है, उनका पैर जो है अभी भी बंधा हुआ है, उसके बाद भी वो चल रही हैं व्हील चेयर पे, और वो भी रैलियां कर रही हैं। राहुल गांधी मात्र 2 रैलियां किए, और वो भी पिछली बार हम लोग कह भी रहे थे कि चलो देर से ही सही, लेकिन जागे तो और पहुंच तो रहे हैं पश्चिम बंगाल में, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा की थी। सवाल अब दूसरा है दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर इस दौर में जब कोरोना का समय है, जब वर्चुअल रैली और बाकी तमाम रैलियों के अलग अलग आप ऑप्शंस ढूंढ सकते थे, वैसे में आप अपने 56 इंच के सीने को और चौड़ा करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि जब 2 साल पहले मैं आया था तो इतनी भीड़ नहीं थी और मुझे थोड़ी तकलीफ हुई थी, लेकिन आज आप लोगों की भीड़ देखकर खुशी हो रही है। अरे साहब, क्या कह रहे हैं? खैर, इन्हीं सवालों के साथ आना चाहूंगा पुष्परंजन जी आपके पास, और इन रैलियों में, और खासकर ये जो आंकड़े देख रहे हैं आप, उन आंकड़ों के बाद एक तरफ ये लोग तो छक्का मार करके बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे ममता बनर्जी जी हो, लेकिन राहुल गांधी जब अपनी रैलियां रद्द करते हैं तो वो पप्पू कहलाने लगते हैं। क्या कहेंगे? नहीं, वो तो खैर इनकी निगाह में पप्पू हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने साबित किया, मोदी जी ने कल जिस तरह के भाषण दिए उससे साफ साफ लग गया है कि ये भीड़ जीवी हैं, भीड़ के बगैर ये जी नहीं सकते हैं। इसलिए इन्हीं के शब्द के हिसाब से अगर इनको भीड़ जीवी कहा जाए तो ज्यादा उचित होगा, पहला। दूसरा है कि राहुल गांधी ने एक तरह से अपनी संवेदनशीलता प्रकट की है, और एक बड़ा फैसला अपने आप में। देखिए, लेफ्ट या ये जो गठबंधन है, इनके जो कैडर वोट है वो मिलने हैं,
और जो एक बड़ा टेस्ट होने जा रहा है कि क्या भीड़ के बगैर भी अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या किसी और माध्यम से मतदाताओं से कोई नेता संपर्क करता है तो क्या उसकी पार्टी को कितने प्रतिशत मत आते हैं, ये भी एक टेस्ट है अपने आप में। यदि ये प्रयोग का पता चल जाएगा कि इनका जो गठबंधन है लेफ्ट और कांग्रेस का, इनको भीड़ के बगैर आखिरी वक्त में जब ये एड्रेस नहीं करने जा रहे हैं, भीड़ को नहीं एड्रेस करेंगे, भीड़ में आएंगे, उसके बगैर इनका वोट प्रतिशत कितना होता है ये भी पता चल जाएगा। चुनाव आयोग के जो भी संस्थाएं इस देश में, जो भी सोशियोलॉजिस्ट हैं, वो भी इसको असेस कर सकते हैं कि क्या भीड़ जरूरी है या अब मोदी जी की सभा में या अमित शाह की सभा में जो भीड़ आ रही है उसमें भाड़े के लोग कितने हैं ये भी तो तय करना आवश्यक है। इस पैरामीटर को कौन देखेगा कि वाकई ये लोग उनकी सूरत को देखने आ रहे हैं कि उनका वो वोटर, वो तो जब पड़ेगा 2 मई को ही समझ में आएगा कि क्या हुआ इसमें। मगर आपका जो राजधर्म है, राजधर्म तो इनके लिए कोई धर्म ही नहीं, इनका तो केवल एक ही धर्म है कि अपनी जिद को पूरी करो जैसे भी करनी है। देखिए पूरा 1 साल गुजर गया राजीव जी, इस 1 साल में इनका कोई मैनेजमेंट और कोविड से रिलेटेड होता, मंदिर के पीछे नहीं पड़ते कि राम मंदिर के लिए फंड जुटाओ या कुछ भी करो वहां पर, नई संसद बनाओ या और अन्य पार्टियां भी, मैं सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की बात नहीं कर रहा हूं। महाराष्ट्र में देख लीजिए, शिवसेना का एजेंडा था कि वहां भी सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण करना है वहां पर। तो एक तो मूर्ति को लेके सबसे बड़ा एजेंडा इन लोगों का था, जगह प्लस उत्तर प्रदेश में भी दिवाली का दिया और हर चीज बड़ी चाहिए, भी एक एजेंडा चल रहा था। जिसको अगर ये लोग मूर्ति के पीछे नहीं पड़ते, नई संसद या अयोध्या में जो जितना पैसा आया है अस्पताल पर केंद्रित होती है, लोग ऑक्सीजन पे केंद्रित होते, कोई मैनेजमेंट नाम की चीज होती है। भाई हमें इस आपात कोरोना से बाहर नहीं निकले, पूरी दुनिया से रिपोर्ट आ रही है कोई, और भारत भी WHO का प्रमुख सदस्य में से है, एग्जीक्यूटिव बॉडी में है, बावजूद इसके अगर इन चीजों को पूरी लापरवाही से देश का जो गृह मंत्री है जिसके अंतर्गत आपदा प्रबंधन आता है वो चुनाव में व्यस्त रहता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या कहा जा सकता है। तो इसलिए चीजें जो है ये इस फेल्यूर की जिम्मेदारी हैं। और आप देखिए अयोध्या से जो लोग लौट के आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि क्वारंटाइन कर दिया जाएगा 14 दिन के लिए उनका टेस्ट, वो भीड़ जब वहां से वापिस आ रही है, किसी का कोई रिकॉर्ड है? मुझे लगता है मुश्किल से 10-20% लोग ट्रेस हो पाएंगे, बाकी उसी भीड़, वो भीड़ कहीं ना कहीं एक बड़ी भीड़ में परिवर्तित करेंगे और वही सच होगा। तो क्या इनके ऊपर किसी तरह का मौलाना साद और उनके लोगों पर जिस तरह से जो धाराएं लगी थी, क्या इन पे कोई धारा लगाने का साहस करेगा क्या? ये भी एक सवाल तो है ना जी। कई सारे सवाल हैं और बहुत सारे सवालों के साथ आप अपने विचार को खत्म किए हैं पुष्परंजन जी। बहुत सारे सवाल हैं और उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन साथ साथ हमारे साथ बने हुए हैं हमारे रोविंग एडिटर भारत शर्मा जी, भोपाल से जुड़े हुए हैं और लगातार हमारे साथी भी अपने अपने कमेंट्स कर रहे हैं और उनके कमेंट को भी लूंगा। सबसे पहले भारत जी आपके पास आना चाहूंगा। सवाल यही है कि जब एक तरफ हम राहुल गांधी की चर्चा कर रहे हैं, राहुल गांधी ने रद्द कर दी, उस पर चर्चा मुकेश जी ने भी की, उस पर चर्चा अभी पुष्परंजन जी ने भी की, लेकिन उसके बीच में आखिर ये जो कारण है रद्द करने का कारण जो उन्होंने दिया है, राहुल गांधी ने दिया है कि कोविड के पेशेंट्स काफी बढ़ रहे हैं, इस समय महामारी का आलम है, ऐसे में ये सही नहीं होगा और इसको लेकर के लगातार राहुल गांधी हमलावर रहे भी हैं, आईना दिखाते रहे हैं सरकार को। शमशान और कब्रिस्तान की बात भी उन्होंने 2 दिन पहले छेड़ी थी, उसके अलावा अस्पताल की बात छेड़ी थी, बिस्तरों की बात छेड़ी थी कि अस्पताल में बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयां नहीं है, दवाइयां जहां हैं वहां दवाइयों की चोरी भी हो रही है। अभी आप देखिए कि कुछ दवाइयों की कीमत कम हो गई हैं, लेकिन उसके बाद भी कई जगह ब्लैक में दवाइयां बिक रही हैं। और इस देश में जिस वक्त जब हॉस्पिटल्स बनाने की स्थिति निर्मित करनी चाहिए थी, जब हॉस्पिटल्स बनने चाहिए थे, उस समय चंदे वसूले जा रहे थे। हमारे घर पे भी चंदा मांगने आए थे लोग और राम मंदिर के लिए, आप लोगों के घर पे भी आए होंगे, हालांकि मैंने नहीं दिया था, मैं खुल के बोलता हूं, लेकिन कई लोग आए। उसमें कल ही बता रहा था मैं कि कुछ चेक बाउंस भी हुए हैं, 15,000 से ज्यादा चेक बाउंस हो गए, 15,000 रुपए के नहीं, 15,000 चेक, और ये कई करोड़ के चेक हैं।
तो वो भी बाउंस हुए हैं। तो ऐसे भी भक्त लोग हैं जो पैसे दिए लेकिन चेक जो है वो बाउंस करवा दिए। तो ऐसे भगवान को धोखा दिया है, लेकिन खैर छोड़िए उस बात को। बात ये है, पुष्परंजन जी कुछ बोल रहे हैं? भगवान को धोखा दिया उन्होंने। बात यहाँ ये है, सवाल ये है दोस्तों कि आखिर जब अस्पताल बनाना चाहिए था उस समय आप शमशान और कब्रिस्तान में लोगों को आपने वो कर दिया, ऐसा गुमराह किया कि कब्रिस्तान के लिए जमीनें दी जाती हैं, पिछली सरकारों ने दी, और हमने शमशान के लिए हम यहाँ बनाएंगे। आपने शमशान भी नहीं बनाया। आज स्थितियां ये हैं कि आज टोकन लेकर लोग 8-8 घंटे 10-10 घंटे खड़े हैं शमशान में कि हमारी लाश को जलाया जाए, मतलब उसको दफनाने का, जलाने के लिए समय मिले नहीं है। इसी बीच एक ट्वीट आया है और वो ट्वीट, उसका जिक्र किया अभी मुकेश जी ने जिक्र किया था और थोड़ा सा उस बात को छेड़ा भी पुष्परंजन जी ने भी। ये ट्वीट है जनरल वीके सिंह जो अभी परिवहन मंत्री हैं। ये ट्वीट देखिए, स्क्रीन पे है। कह रहे हैं गाजियाबाद, डीएम गाजियाबाद को, जनरल वीके सिंह परिवहन मंत्री हैं, परिवहन राज्य मंत्री इस देश के, लिख रहे हैं डीएम गाजियाबाद, प्लीज चेक दिस आउट, प्लीज चेक दिस आउट, प्लीज हमारी हेल्प करें। मेरे भाई को कोरोना इलाज के लिए बेड की आवश्यकता है, अभी गाजियाबाद में बेड की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। ये सलभ मणि त्रिपाठी हैं जो योगी आदित्यनाथ के सलाहकार हैं, उनके नाम से भी, पंकज सिंह जो कि राजनाथ सिंह के बेटे हैं उनके नाम से, और खुद के जनरल वीके सिंह, इनके नाम से इन्होंने ट्वीट को भेजा है, शेयर किया है। अब ये देखिए, इसके कुछ घंटे बाद शायद जो भी आया हो, उसके बाद एक दूसरा ट्वीट आया है। उस ट्वीट में देखिए, आई एम अमेज्ड, इसका जो इंग्लिश है उसका हिंदी, ये अंग्रेजी में, अब इस पे भी चर्चा करेंगे और इसको जरा ध्यान से सुनिए। ये कह रहे हैं हिंदी में, ये है कि ट्रोल्स और इंटरनेट पर जल्दबाजी में काम करने वालों की समझदारी का स्तर देखकर आश्चर्यचकित हूं। वो ट्वीट जिलाधिकारी को फॉरवर्ड किया गया था और कहा गया था कि प्लीज इसे देख लीजिए। फॉरवर्ड किया गया ट्वीट हिंदी में है। जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बेड का इंतजाम कर दिया है। सुझाव है कि आप अपनी समझदारी में सुधार करें। ये जनरल वीके सिंह का, ये इंग्लिश में है कि आई एम अमेज्ड एट IQ लेवल ऑफ ट्रॉल्स एंड फास्टेस्ट फिंगर चैनल्स। Tweets was forward of a tweet to DM and says please look into this. Forwarded tweet is in Hindi. Bed needs have been sorted out by DM and CMO, hence to DM suggest correct your understanding. ये कह रहे हैं जिन लोगों ने इनको ट्रोल करना शुरू किया कि अगर जनरल वीके सिंह को भी बेड नहीं मिल पा रहे हैं तो आखिर बताइए कि बाकी आम जनता को क्या होगा। कई लोग ट्वीट लिखने लगे। उसके बाद में दो सवाल है, एक, पहले तो आप हिंदी में लिखते हैं, आप उसके बाद सफाई अंग्रेजी में दे रहे हैं, कितनों को समझ में आ रही है बात? दूसरी बात, क्या ये सफाई है या कुछ और है? क्या सच में ऐसी स्थिति इस देश में निर्मित हो गई है कि VVIPs को भी बेड मुहैया नहीं हो पा रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है, बिस्तर से नहीं मिल पा रहे हैं। और उसके अलावा जैसा अभी पुष्परंजन जी भी और मुकेश कुमार जी भी बोल रहे थे कि एक बड़े से राज्य में जहां पे ये महाराष्ट्र की बात हो रही थी, वहां के CM से आप बात करना तक उचित नहीं समझते हैं। आखिर ओवरऑल क्या कहेंगे? आप भी देख रहे हैं, भोपाल में भी देख रहे हैं, भोपाल में और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, क्या स्थितियां वहां, क्या परिस्थितियां हैं, वो भी देख रहे हैं। ओवरऑल इस सिचुएशन को लेकर के भारत जी आपका क्या कहना है? देखिए, ये अपनी इस विषय पे पहले भी कई बार बात हुई है। ये सीधे सीधे पब्लिक हेल्थ का इशू है। पब्लिक हेल्थ के इशू में देखेंगे इस बार बजट में इन्होंने कटौती की है। पिछले 1 साल में कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं नजर आया है जहां इन्होंने जिसे डेवलप किया हो कोरोना के नाम पर। देखिए, एक चीज बड़ा स्पष्ट है, कोरोना खत्म नहीं हुआ था, ये बड़ा स्पष्ट है। कोरोना की सेकंड लेयर आएगी, ये बहुत स्पष्ट है, सबको पता था। लेकिन हुआ क्या कि हमने कोरोना की जांचें ये कहकर बंद करा दी जिससे हम डेटा को मैनिपुलेट करके पूरी दुनिया को ये बता सके कि हमने कोरोना को खत्म कर लिया। मैंने उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटल्स के अंदर देखा है, वो जीप से वो स्वाइप लेकर टेस्ट करा रहे हैं, वो कैसे निकल के आएगा पॉजिटिव। तो आपने जब सारे के सारे जब जांचें बंद करा दी, देखिए जांचें जहां पर होती रही हैं लगातार, वो महाराष्ट्र रहा है, वो केरला रहा है, मतलब एंटी बीजेपी जितनी रूलिंग स्टेट्स हैं वहां पर जांचें होती रही हैं और उन्होंने करने की कोशिश की है। मेरा स्पष्ट मानना है कि अगर ये सरकार अगर इस तरीके की हरकतें नहीं करती तो वो इस चेन को ब्रेक कर सकती थी। अगर ये जांचें लगातार होती रहती और वैक्सीनेशन आने के बाद भी आप कितने समय तक वैक्सीनेशन नहीं कराए, आप दुनिया को बांटने के लिए तो आप घूमते रहे। दुनिया के दूसरे तमाम सारे देश जहां पर वैक्सीन तैयार हो, इन्होंने पहले अपने देश के नागरिकों को सुरक्षित किया।
हमारे यहाँ पर आपने फ्रंटलाइन वर्कर्स को तो आपने लगा दिया, लेकिन उसके बाद आप खामोश बैठ गए। आपके पास गाइडलाइंस तैयारी नहीं होती हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में आप देखेंगे पिछले 15 साल से 17 साल से इन लोगों की सरकार है। अब ये जब भी बात करते हैं शिवराज सिंह, तो पीछे 1 साल के कमलनाथ सरकार का तो जिक्र करते हैं, लेकिन अपनी 15 साल की सरकार का जिक्र नहीं करते। कमलनाथ सरकार एक स्कीम लेकर आ रही थी, एक राइट टू हेल्थ और दूसरा राइट टू वाटर, लोगों को साफ पानी पिलाना और इसके हेल्थ के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा दिन भोपाल में सेमिनार भी हुआ था, जिसमें उन्होंने देश दुनिया के तमाम विशेषज्ञों को बुलाया था और उसके बाद ड्राफ्ट पूरा तैयार हुआ था। तो पब्लिक हेल्थ सिस्टम को किस तरीके से नीचे तक उसका उपयोग किया जाए, तरीके से आम लोगों तक आप हेल्थ सर्विसेज पहुंचाएंगे, वो पूरा ड्राफ्ट के अंदर है। उस पूरे ड्राफ्ट को ये दबा के बैठ गए। यही तुलसीराम सिलावट उस समय स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, जो आज भी नरेंद्र मोदी सरकार, ये शिवराज सिंह सरकार में मंत्री हैं। और आज आप देखिए जिस तरीके ये हरकतें इनकी किस तरीके की हैं। लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है और ऑक्सीजन सिलेंडर आ रहा है, उसको मंत्री और सांसद रोक के उसकी पूजा कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं उसकी। आप देखिए, मतलब भद्दा मजाक इन्होंने मचा रखा है। लोगों को इतना ये लोग धार्मिक अंधविश्वास की तरफ धकेल रहे हैं, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अंधविश्वासों से ही आपका भला होगा। अभी पुष्परंजन जी जिस कुंभ की उसकी बात कर रहे थे, भाई उसकी जांच कौन करेगा? वहां तो पुलिस वाले डुबकी लगा रहे थे। ये भी निकल के आया, वही पुलिस वाले जो सड़क पे खड़े होके लाठियां लेके खड़े रहते हैं, वो वहां डुबकियां लगा रहे थे खड़े होकर। तो आप बताइए ना कि इन चीजों को, इसको कौन रोकेगा? जब अधिकारी और पूरी सरकार जब उनकी सेवा में लगी है इन साधु बाबाओं की, और उनके में से कई मर गए। एक तो भोपाल के गुफा मैदान का जो महंत है वो कोरोना पीड़ित हो गया। 3-4 तो मध्य प्रदेश के ही बाबा निकल लिए हैं, और बड़े बड़े मठाधीश थे वो जिनको हम जो महामंडलेश्वर और क्या क्या नाम ये लोग रख लेते हैं, 3-4 मर चुके हैं अभी तक। तो कुल मिला के बात यह है कि ये जो पूरी चीजें हैं, इस समय लोग अपनी सुरक्षा कैसे करें, ये लोगों को चिंता करना है। आप सरकार से या प्रशासन से या आप उससे कोई वो नहीं कर रहा। हॉस्पिटल्स तो आप कह रहे हैं दवाइयां खुद लेकर आइए, ऑक्सीजन खुद लेकर आइए, लोग साइकिलों पर ऑक्सीजन सिलेंडर ढोते घूम रहे हैं। ये सारे फोटोग्राफ हमारे सामने आ रहे हैं और सरकार खामोश बैठी है। आप ये देखिए, सरकार की जो मध्य प्रदेश के कई जगह तो ऐसे हैं कि जहां एक बिस्तर पर 3-3 लोगों को सुला रहे हैं। एक फोटो आया है कि एक महिला 2 आदमियों और उसके साथ में 2 आदमियों को भर्ती कर दिया। तो आप ये बताइए, ये क्या, ये जो स्वास्थ्य सेवाओं का जो मजाक बन गया है, मतलब आप इस पे आप टिप्पणियां भी करना खत्म कर देना चाहिए। क्या मतलब है? मतलब कहीं कोई सुनने वाला नहीं है ना। लोग अपने स्तर पर लड़ रहे हैं, बेचारे जिनके पास है नहीं है वो भी बेचारे कहीं से कर्जा ला रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन लड़ रहे हैं। बिल्कुल सही। लेकिन एक सवाल पूछा हमारे एक साथी ने, उसके बाद सीधे मुकेश जी आपके पास आऊंगा, आप कुछ कहना चाहते हैं। एक साथी ने पूछा है पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा के बारे में कि क्या उनका निधन हो गया है एक्सीडेंट में, ऐसा। लेकिन दोस्तों ये फेक खबर है, ये गलत खबर है और आप फेक ही मानिए, ये सही नहीं है। ये जस्ट चूंकि बीच में बातें कुछ और हो रही हैं, लेकिन ये पूछा गया है तो ये जवाब दे रहा हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है और वो फेक खबर फैलाई जा रही है। खैर, सीधे आऊंगा मुकेश जी आपके पास, आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे जब अभी भारत जी बोल रहे थे तो। जी, भारत जी ने कहा कि ये पब्लिक हेल्थ का इशू है। पब्लिक हेल्थ का इशू है। पिछले साल जब कोरोना फैला था और उसके बाद जिस तरह से हमारी पब्लिक हेल्थ सिस्टम चरमराई हुई दिखी थी, तब तक था। लेकिन उसके बाद से अब ये केवल पब्लिक हेल्थ का इशू नहीं रह गया है, ये पूरे गवर्नेंस का इशू है। ये सरकार गवर्नेंस के हर मोर्चे पर नाकाम हो गई है। सवाल केवल पब्लिक हेल्थ सिस्टम को बेहतर करने का नहीं है, जो उसने नहीं किया इस साल भर में, जो उसको वक्त मिला था उसमें उसे दुरुस्त करना चाहिए था, इंतजाम करना चाहिए था। वो अपनी पीठ थपथपाने में लग गई थी, वाहवाही बटोरने में लग गई थी, वो तो एक अलग मसला है। लेकिन अगर कोई गवर्नेंस में संवेदनशीलता नहीं होती है, दूरदृष्टि नहीं होती है, एक रणनीति बनाने का तौर तरीका नहीं होता है, तो और लोकतांत्रिक ढंग से काम करने का एक क्या कहना चाहिए संस्कार नहीं होता है, तो फिर आप देखते हैं कि किस अफरा तफरी के साथ ये सरकार चल रही है। संवेदनशीलता नाम की भी नहीं है। जब दिल्ली में पिछले साल दंगे हो रहे थे
तब भी प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार कर रहे थे, तब भी प्रधानमंत्री जब कोरोना फैल रहा था तो मध्य प्रदेश में सरकार उलटवाने में लगे हुए थे, तब भी वो ट्रंप के चुनाव प्रचार के लिए आयोजन कर रहे थे। लगातार ये गवर्नेंस का फेलियर है, पूरी सरकार का फेलियर है, हर मोर्चे पर फेलियर है, संवेदनशीलता के मामले में तो है ही। अब देखिए, एक लोकतांत्रिक सरकार होती है, बहुत सारे लोगों से, विपक्षी दलों से, नेताओं से विचार विमर्श करके इतने राष्ट्रीय संकट के समय काम करती है। आप बताइए कितनी सर्वदलीय बैठक हमारे प्रधानमंत्री ने इस बीच में बुलाई है, कितनी बार उन्होंने संवाद कायम किया है। जो भी किया भी है, अगर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से विचार विमर्श, तो वो एक तरफा संवाद रहा है। दूसरी तरफ से आए सुझावों पर कितना अमल हुआ हम नहीं जानते। पीएम केयर्स नाम का एक फंड बनाया है जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं कि उसके अंदर क्या फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, उसका पैसा कैसे खर्च किया जा रहा है। तो एक जो ट्रांसपेरेंसी गवर्नेंस की एक बुनियादी अच्छे गवर्नेंस की शर्त होती है, वो यहाँ पर नदारद है। राहुल गांधी ने कुछ सुझाव दिए, आप उसको मजाक में ले गए, अंत में आप उनको मानना पड़ा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह लगातार सुझाव देते रहे हैं, उनके सुझाव का कभी इस सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। तो ये देखिए कि ये सरकार एक बहुत ही निरंकुश किस्म की सरकार है, तानाशाही ढंग से चलने वाली सरकार है, जो अपने ही मंत्रिमंडल में आप देखिए कि ये तो हद ही है कि प्रधानमंत्री ही फैसला करेंगे कि सीबीएसई के इंतजाम हो कि ना हो, प्रधानमंत्री ही तय करेंगे कि ऑक्सीजन का इंतजाम कैसे करेंगे। हमारे यहाँ ना स्वास्थ्य मंत्री है, ना शिक्षा मंत्री है, ना कोई और मंत्रालय है, सिर्फ पीएमओ है और प्रधानमंत्री है। तो जब इतना सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस हो जाता है तो उसको ऐसे ही क्रम्बल होना है, ऐसे ही बहना है, और वो कुछ नहीं कर सकता है। तो ये पूरे गवर्नेंस का फेलियर है। इसे सिर्फ पब्लिक हेल्थ सिस्टम के फेलियर के रूप में दर्ज नहीं किया जाना चाहिए, वो तो है ही, और वो आज नहीं पिछले कई दशकों से गिर रहा है, और उसका जो इन्वेस्टमेंट उसमें है और जो उसकी प्लानिंग होनी चाहिए वो नहीं है। निजीकरण की तरफ चली गई सरकारें, वो अपने इशू अपनी जगह पर है, लेकिन इस बड़ी समस्या के समय, संकट के समय एक सरकार का रवैया क्या होना चाहिए, एक सुशासन किस तरह से काम करता है, क्या आपको कहीं दिख रहा है? ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन सीधे आऊंगा पुष्परंजन जी आपके पास, आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। देखिए, बीके सिंह की बात हो रही थी, तो मुझे लगता है कि बीके सिंह ने इस वक्त ऐसा ट्वीट क्यों किया था, इस पे विश्लेषण की आवश्यकता है। केंद्र सरकार में एक महत्वपूर्ण महकमे के मंत्री हैं, ये वही बीके सिंह है जब यमन में या मिडिल ईस्ट में जो भारतीय फंस गए थे उनको निकाल के लाने वाले, इतने पावरफुल रहे अपने टाइम में। वैसे बीके सिंह को डीएम को करना पड़ रहा है, मुख्यमंत्री के सलाहकार को, मुख्यमंत्री से उनका संपर्क नहीं हो सकता है। इतनी बड़ी दीवार है योगी आदित्यनाथ और केंद्र सरकार के मंत्री के बीच में कि सीधा योगी आदित्यनाथ को नहीं कह के सलाहकार से निवेदन कर रहे हैं, एमएलए को निवेदन कर रहे हैं। इतना लाचार मंत्री, या तो ये बौड़म पना दिखा रहे हैं। हर साल इनके दो चार ऐसे खप्तुलवास टाइप की हरकतें होती रहती हैं, जिसमें सरकार भी फंस जाती है। कई बार सरकार को जवाब देना मुश्किल हो जाती है कि भाई क्या हम जवाब दे नहीं दें। और दूसरा, ये इस समय या तो जानबूझ के ये किया गया है ताकि आम जनता देश के समझे कि देखिए मंत्री भी जो है एक आम आदमी की तरह मारा फिर रहा है, याचक की तरह कह रहा है कि कलेक्टर साहब बेड मुहैया करा दो, मुख्यमंत्री के सलाहकार जी जरा हमारे ऊपर निगरानी कर दो आप। तो एक लाचारी भी या तो दर्शाया गया है, या बेवकूफी, या इस आदमी के पास कोई पावर और जो है, एक मंत्री सिर्फ बने हुए, मोदी जी ने सारा पावर अपने पास रख लिया है। और अगर देश का ऐसा ये अच्छा है, मुकेश जी ने याद दिलाई ऑक्सीजन की चर्चा जो मुकेश जी कर रहे थे। इस देश का प्रधानमंत्री ये बताना चाहता है कि देखो सांस भी लेना है ना, स्वच्छ हवा भी, ऑक्सीजन चाहिए तो भी मेरे नियंत्रण में है। संदेश ये देना चाहते हैं, ये ऑक्सीजन भी नरेंद्र मोदी की मर्जी से, और खासकर जो इस ट्रेड में है वो इनके नियंत्रण में है, गुजरातियों के नियंत्रण में है। ये भी ध्यान देने की बात है। ऑक्सीजन का ट्रेड में आज पढ़ रहा था
तो पता चला कि मैक्सिमम कंट्रोल इन लोगों के पास है और उनसे कहा जा रहा है कि आप। दूसरा, आपने 12% ऑक्सीजन पर जीएसटी क्यों लगा रखा है भाई? ये आपदा के समय आपको जीएसटी कम करना चाहिए थे ऐसी चीज पर जो कि जीवन रक्षक है। आपने उसको आपने कंट्रोल लिया, पहली बात, और दूसरा उस पर जीएसटी आपने कम नहीं किया है। ये गंभीर विषय है, इस पे सरकार खुद कटघरे में खड़ी होती है। जी जी, हमारे कई साथी जो हैं लगातार कमेंट लिख रहे हैं और उन लोगों के विचारों को भी रखना जरूरी है। जामिल शेख हमारे साथ हैं जो राहुल गांधी, जय राहुल गांधी, जय हिंद लिख रहे हैं। फिर उसके अलावा आरिश अजहर हमारे साथ बने हुए हैं। तुषार शर्मा हैं, बीजेपी के लिए लिख रहे हैं, बड़ी जुमलेबाज पार्टी। फिर सैदुल इस्लाम खान हैं, आप लोगों के वजह से मीडिया जिंदा है, लिख रहे हैं। सर्वेश यादव भी हमारे साथ हैं। अली राजा हैं, सर बंगाल टीएमसी परेशान कैसे है ये लिख रहे हैं। फिर असलम चिश्ती हैं जो कह रहे हैं हमारे रहनुमा हमारे गुनाहों की सजा हैं। तुषार शर्मा हैं जो लगातार जुड़े हुए हमारे साथ में। उसके अलावा और भी निशार पिंजारी हमारे साथ बने हुए हैं। सीमा खातून हैं, सड़क पर चलना भी मुश्किल लिख रही हैं। डिजिटल लव लाइफ भी है हमारे साथ बने हुए। रंजीत प्रसाद हैं, तमाम साथी। सुमन पांडे जुड़े हुए हमारे साथ, नेपाल से जुड़ते हैं। सुमन कह रहे हैं राहुल गांधी जो किया ठीक किया है, अब वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कैंपेन करना चाहिए लिख रहे हैं। फिर इस्लाम अली, मोदी जी प्रजातंत्र में राजतंत्र का शासन कर रहे हैं, जैसा शासन कर रहे हैं लिख रहे हैं। सर्वेश यादव भी है, तुषार भी हमारे साथ में। सुरेंद्र वर्मा लिख रहे हैं पीएम रिलीफ फंड का विवरण पहले भी नहीं दिया जाता था, आज की बात नहीं है। और मोदी विरोधियों, एक दिन मानना ही पड़ेगा आप सबको कि मोदी ने सही किया। सुरेंद्र वर्मा जी की बातों का जवाब मैं आप लोगों से चाहूंगा और अभी थोड़ा, लेकिन और लोगों के भी सवाल जो हैं उसको भी। और इस पे भारत जी सीधे आपके पास आऊंगा इस जवाब के लिए कि रिलीफ फंड का विवरण पहले भी, पीएम रिलीफ फंड का विवरण पहले नहीं दिया गया, ये कितना सही है, इसका जवाब दीजिएगा भारत जी। एमजे मंजीत झारखंडी है हमारे साथ हैं। सरकार बुरी तरह फेल है, इन्हें किसी की जान की परवाह नहीं है, हर जगह पर फेल है। जब एक आदमी फैसला करता है हर जगह तो क्या होगा, यही होगा जो होगा, हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट आगे आए, देश बचाए। तुषार भी बने हुए हैं, तमाम साथी हैं अभी हमारे साथ में। असलम चिश्ती बने हुए हैं, अभिषेक रंजन भी हमारे साथ बने हुए हैं। उसके अलावा रविशंकर मिश्रा भी हैं जो कह रहे हैं देश के शीर्ष पद पर बैठे व्यक्ति, 300 से 500 हिंदुओं को गुजरात में मरवाने वाला व्यक्ति। 2002 में यह था इसका गुजरात मॉडल, जिस मॉडल इसने कहा था 2014 में गुजरात मॉडल में पेश होगा पूरे हिंदुस्तान में। उसके अलावा फिर फरहत जावेद का कहना प्रज्ञा मिश्रा पूरी तरह से कुशल हैं। फिर सीवीएस कुमार कह रहे हैं कि मुकेश जी सही बोल रहे हैं आज। मुकेश जी की तारीफ कर रहे हैं सीवीएस कुमार की, आप आज सही बोल रहे हैं मुकेश जी। सर रवि शारदा भी हमारे साथ बने हुए हैं। एमएलए और एमपी सिर्फ बाबू जितना पावर नहीं है। फिर उस्मान शेख भी हैं, फिर सुनील पासवान हैं, तमाम साथी। फिर सुमैया ट्रेवल सबसे तेज, वो लगातार लिख रहे थे। और जो मैं बीच में बोला भी था कि प्रज्ञा मिश्रा पत्रकार की हत्या हो गई है क्या, ये पूछ रहे थे। नहीं भाई साहब, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, ठीक हैं और सकुशल बिल्कुल हैं। और वो जो खबर है वो फेक खबर है प्रज्ञा मिश्रा को लेकर के। निशात पंजारी हैं, सर्वेश, तमाम साथी जिनका नाम ऐश बैश हैं। फिर जिनका नाम नहीं ले पाया, आगे आप लोगों से चर्चा जरूर करूंगा, आप लोगों के विचार लूंगा। नीरज बुद्ध भी हैं, स्वदेशी नीति भारत स्वाभिमान बचाओ। मोदी जी ने कभी अच्छा काम किया, जब भी कोई काम करता है देश में बेड़ा गर्क हो जाता है। बद्री विशाल भी हैं जो कह रहे हैं मुकेश जी मेरे मन की बात छीन लिए हैं। मुकेश जी ने बद्री विशाल जी के मन की बात छीन लिए, यानी कि उनके मन की बात मुकेश जी ने की है, ये कहना है बद्री विशाल का। नौशाद खान भी हैं हमारे साथ में, मोहम्मद कलील हैं, अबू साद हैं, तमाम साथी जो बने हुए हैं। आप लोग कमेंट लिखिए। आपसा खान भोपाल से ही जुड़ी हुई हैं, कल बता रही थी भोपाल में हूं, और भोपाल से ही हमारे साथी भारत शर्मा भी जुड़े हुए हैं। अब तो भगवान, आपसा खान लिख रही हैं कि अब तो भगवान भी मोदी के झूठ से परेशान हैं, इसलिए तो कोरोना का ऊपर चला गया है। कोशिश करता हूं फिर से, हाँ, इसलिए तो कोरोना जैसे बीमारी फैलाई है। नीरज बौद्ध भी हैं हमारे साथ में, तमाम साथी हैं। एस पुनिया भी जुड़े हुए हैं, रवि शारदा भी हैं। पुनिया लगातार लिख रहे हैं मोदी को देखकर ऐसा लग रहा है अगर
खैर बहुत ज्यादा नाराज मत होइए पुनिया जी। खैर तो बढ़ेंगे आगे। भारत जी, जिस सवाल के लिए मैं बीच में ही रोका था आपको कि हाँ ये सवाल, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। पीएम केयर फंड और मोदी जी का जो पीएम केयर फंड है, दोनों में क्या फर्क है भारत जी? प्रधानमंत्री राहत कोष हुआ करता था, प्रधानमंत्री राहत कोष की ऑडिट होता था, है ना, और उसका पूरा हिसाब किताब आप सूचना के अधिकार में भी मांग सकते थे। यहाँ पर इस तरीके की सारी व्यवस्था खत्म कर दी गई है। इसके बारे में इवन विपक्ष भी जो जानकारी चाह रहा है वो उसको कोई जानकारी नहीं दी जा रही है कि इस पैसे को कहाँ खर्च किया जा रहा है। चलिए उसको भी हम छोड़ देते हैं। हम मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े ईमानदार आदमी हैं। तो आप ये बताइए ना, तो उसका अभी तक आपको कहीं कोई ऐसा कुछ दिखाई दिया? आप दूसरे देशों का मजाक तमाम उड़ाते हैं, आप चीन का मजाक उड़ाते हैं, मतलब हमारे देश में एक अजीब सा माहौल बन गया है, आप सबका मजाक उड़ाते हैं। देखिए चीन ने रातों रात हॉस्पिटल्स खड़े किए हैं। मेरी बेटी जो रूस में रहती है, वहां पर छोटे छोटे शहर जिनकी पॉपुलेशन 3 लाख 4 लाख है, उन लोगों ने 10-10 हजार 20-20 हजार बेड के हॉस्पिटल तैयार रखे थे कोरोना मरीजों के लिए। और आज देखिए आप दुनिया के आज की तारीख में अगर आप देखते हैं कोरोना को लेकर, तो दुनिया के तमाम दूसरे देशों को आप देखिए और हिंदुस्तान को देखिए, दोनों जगह का आपको अंतर समझ में आ जाएगा। हमारे यहाँ पर इतने जो मुंहवीर व्यक्ति हैं, ये जो अपनी खुद की तारीफें करते रहते हैं, आज आप यहाँ कोरोना की पोजीशन देख लीजिए। इवन अभी ब्रिटेन में जो अभी कल परसों की खबर है कि वहां पर 19 डे का लॉकडाउन लगा था और उसके बाद अब वहां पर बीमारी को उन्होंने कंट्रोल कर लिया है, धीरे धीरे लॉकडाउन को वो खोल रहे हैं। तो आप अगर अमेरिका में भी देखेंगे तो जो ग्रोथ रेट है अमेरिका की, वो हमारी तुलना में अब कम है। सबसे ज्यादा जो ग्रोथ रेट है इस समय वो इंडिया की है। और इंडिया में उसको लेकर जिस तरीके की तैयारी होना चाहिए या जिस तरीके की बात होना चाहिए, है ना, और जो दिखाई देना चाहिए वो नहीं हो रहा है। दूसरी चीज यह है कि एक पक्ष ऐसा है जो बिल्कुल हाहाकार होने के बाद भी वो अभी तक इस चीज को रिलेट ही नहीं कर पा रहा है कि स्वास्थ्य सुविधाएं देना या लोगों की जीवन की रक्षा करना सरकार का दायित्व है। वो ये मान के चल रहा है कि मेरी जेब में पैसा है और मैं हेल्थ सर्विसेज खरीद लूंगा, इसीलिए वो जुगाड़ लगा के सिलेंडर की व्यवस्था करता है, वो जुगाड़ लगा के दवाइयों का इंतजाम करता है, वो उसके लिए 50 लोगों को कह देगा फोन करने के लिए। लेकिन वो ये रिलेट नहीं करता है कि ये जिम्मेदारी भी सरकार की है ना। उसके हिसाब से केवल नरेंद्र मोदी जो है वो भाषण देने के लिए बने हैं और विदेशों में जाके इस तरीके की घोषणाएं करने के लिए जिससे उनकी जय जयकार होती है, बस केवल इसके लिए प्रधानमंत्री की पोजीशन होती है। बाकी सरकार की कोई जिम्मेदारी आम लोगों के प्रति नहीं होती है। ये लोग मान के चलते हैं एक हिस्सा, और वही हिस्सा है जो आप जब सवाल उठाते हैं तो वो आपके ऊपर सवाल उठाना शुरू कर देता है। पुष्परंजन जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं आपकी बातों में, खासकर पीएम केयर फंड के बारे में बोल रहे हैं। हाँ, उसी पे मैं एक्चुअली क्या होता है कि जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं उनको लगता है कि भाई ये तो सबसे सच्चे बादशाह हमारे पीएम साहब ही हैं, मोदी जी। देखिए जनवरी 1948 में इस कोष की स्थापना हुई थी। पंडित नेहरू के समय में इस कोष की स्थापना हुई थी। जो पाकिस्तान से विस्थापित लोग थे उनको सेटल करने के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष बना। बाद में इसे धीरे धीरे डेवलप करके विभिन्न बीमारियों, जैसे किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट है, किसी का गुर्दा का प्रत्यारोपण है, या कोई कैंसर का मरीज है, वैसे गरीब लोगों की सहायता के लिए इस कोष की स्थापना हुई। इसमें इनकम टैक्स का रिबेट भी मिलता है, जो लोग इसमें भेजते हैं, इस फंड में भेजते हैं। और वाजपेयी जी तक मुझे याद है अच्छे से कि ट्रांसपेरेंट था। हम पत्रकार लोग कभी कोई सूचना लेना चाहते थे इस फंड से रिलेटेड तो बाकायदा सूचनाएं उपलब्ध कराई जाती थी प्रधानमंत्री कार्यालय से। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने स्वयं 1-2 बार सूचनाएं वहां तक एक्सेस किया था। मगर ये कहना कि ये फंड जो है बिल्कुल तो पिछले किसी भी प्रधानमंत्री के समय कुछ भी इसका सूचनाएं नहीं मिलती थी, ये बिल्कुल गलत बात है। जो भी भाई साहब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं अपनी जानकारी को ठीक करना, दुरुस्त करना, इसको यही ऐड करना था मुझे। कुछ बोल रहे हैं इस पीएम केयर्स फंड के बारे में सरकार ने जो आंकड़े उपलब्ध कराए हैं उनसे 2 घोटाले बड़े सामने आए हैं। एक तो अभी आप देखेंगे ट्विटर पर साकेत गोखले ने आरटीआई के जरिए या कैसे जानकारी निकाली है, जिसके हिसाब से जो विदेशों को वैक्सीन भेजी गई हैं वो दोगुनी कीमत पर खरीदी गई हैं भारतीय कंपनियों से ही। तो ऐसा क्यों किया गया है?
क्या दोगुनी कीमत देने का क्या मतलब है? क्या उसका एक हिस्सा किसी ने दबा लिया है या इन कंपनियों को किस लिए उपकृत किया गया है? एक दूसरा, इसी पीएम केयर्स फंड से पहले ये कहा गया था कि मैं भूल रहा हूं, एक इक्विपमेंट खरीदना था लोगों को हॉस्पिटल में ऑक्सीजन देने का, नाम उसका मुझे याद नहीं आ रहा, तो उसकी खरीदी के जो ऑर्डर दिए गए थे वो अगले 6 महीने में ही डिलीवर नहीं हुए थे। तो वो कौन कंपनियां थी, किनको ये ऑर्डर दिए गए थे? और बिना टेंडर के ये जो कुछ काम हो रहा है पीएम केयर्स फंड से, ये बिना टेंडर के सब हो रहा है। इसके लिए कोई सरकारी प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा है, ये मनमाने तरीके से हो रहा है। और जो पुष्प रंजन जी ने कहा कि गुजरातियों पर खास कृपा हो रही है, वो भी इसमें इसके लिए है। तो ये जो गवर्नेंस की बात मैंने की थी वो भी इसका हिस्सा है कि एक ट्रांसपेरेंसी का ना होना, एक बड़ा फंड बनाना, और सबसे बड़ी इस फंड की खामी ये है कि इसमें कौन पैसा दे रहा है, किस मकसद से दे रहा है, ये भी स्पष्ट नहीं है। यानी मैं सरकार को पैसा दे रहा हूं और मैंने सरकार से ये अंडरस्टैंडिंग की है कि आप मुझे पॉलिसी में ये चेंज करेंगे ताकि मेरे बिजनेस को ये फायदा होगा, इसका खुलासा मैं कभी नहीं होने वाला है। तो मैं पैसा दे रहा हूं और हमारा और सरकार के बीच में ये समझौता हो चुका है, तो फंड में पैसा डाला और दूसरे तरीके से मैंने सरकार से सहूलियतें और फायदे उठा लिए, इसलिए भी इस पर क्वेश्चन मार्क उठ रहा है। और ये तक कहा जा रहा है कि जो दलाल हैं हथियारों के, उनके पैसे तक इस फंड में आ रहे हैं। तो सरकार की तरफ से जब तक इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो ये सवाल भी उठते रहेंगे, ये संदेह भी पैदा होते रहेंगे, और ये संदेह पूरी सरकार पर पैदा होते हैं क्योंकि एक फंड ऐसा उसने बनाया है। जी, बहुत सारे साथी भी जुड़े हैं जो कमेंट लगातार लिख रहे हैं, उनके कुछ कमेंट्स भी ले लूं। माही जयपाल हैं जो राहुल गांधी इज द बेस्ट पॉलिटिशियन लिख रहे हैं। जाकिर खान कह रहे हैं पीएम केयर तो क्या करे, पीएम करे तो क्या करे, कोरोना इलेक्ट तो पाकिस्तान से नहीं। साहिब साहिल भी हैं जो कांग्रेस इज द बेस्ट ऑलवेज। रवि शारदा जुड़े हुए हैं हमारे साथ जो कह रहे हैं जब हिसाब होगा तब गोदी मीडिया देश को बर्बाद करने में पहले अपराधी साबित होगी। बद्री विशाल कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं का पीएम से लेकर नीचे तक के नेता सभी का एक ही फंडा है, जितना पाओ लूट लो, क्योंकि अगर देश की जनता को कभी खरीदना पड़ेगा तो खरीद सके। जाकिर सिद्दीकी हैं हमारे साथ जो मोदी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल मैन लिख रहे हैं। धर्मेंद्र सिहाग भी जुड़े हुए हैं जो पीएम साहिब देश भगवान भरोसे चल रहा है, प्लीज कैलाश पर्वत चले हैप्पी, हम चला लेंगे देश को। मदीना के मुसाफिर हमारे साथ बने हुए हैं। शीला हैं जो कह रहे हैं ये पनौती हमारे देश कब हटेगी, इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया, अरबों का महल, करोड़ों के प्लेन व लाखों की सूट जनता को भूखी नंगी कर दी है। शैलेश शाह हैं जो बीजेपी नेता का पासपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दो, ये लोग कभी देश छोड़कर भाग जाएंगे। फिर पायेमेश्वर हंसदा, पीएम केयर फंड आपदा में अवसर है, इनका लिखना है। माफ करें नाम थोड़ा सा आपका वो है उस टाइप से अटपटा है। हंसदा जी आपका बयान में पढ़ रहा था। सोनू मीना भी है हमारे साथ। राजेश बसंत राणा भी बीजेपी पार्टी फुल जुमला पार्टी लिख रहे हैं। मदीना का मुसाफिर डीबी लाइव वेरी गुड न्यूज़ लिख रहे हैं। सीमा खातून है ब्रदर थैंक्स लिख रहे हैं। अफसा खान का कहना है कि भारत सर आपकी बातें बिल्कुल सही हैं। आलोक राय हैं हमारे साथ में जो कह रहे हैं राहुल गांधी टेक सीरियसली टू कांग्रेस। महेंद्र सिंह हमारे साथ बने हुए हैं जो कह रहे हैं कि सिर्फ मीडिया वालों को कब्जा कर लो, देश दुनिया में मशहूर हो जाओगे। नहीं समझा क्या लिख रहे हैं, लेकिन भाई खान असिरार लिख रहे हैं कि दुनिया मर रही है, ये लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं, सब मिलकर हॉस्पिटल में बेड और ऑक्सीजन दिलाओ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे तमाम साथी अलग अलग बातें लिख रहे हैं। तुषार शर्मा हैं। मिस्टर SB क्लासेस हमारे साथ में। मेडिको लाइफ आपकी न्यूज़ देखकर दिन बन जाता है, बहुत धन्यवाद मेडिको लाइफ जी। इम्तियाज भी हमारे साथ। पवन राणा भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज कुमार बने हुए हैं जो कह रहे हैं ताबूत वाले
लोगों से क्या उम्मीद करनी है। तुषार भी हैं, अयूब अली हमारे साथ बने हुए हैं, आशीष शर्मा ये बीजेपी देश को बेच खाएगी लिख रहे हैं। तो तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं, अपने अपने कमेंट लिख रहे हैं। बिंदु टांक भी हमारे साथ में है, फिर सतवंत सिंह सन्नी हैं और रजनीकांत दोषी भी पीएम नहीं पनौती है लिख रहे हैं। फिर कमरे आलम भी हमारे साथ बने हुए हैं, हुसैन जाहिद भी हैं, राजेंद्र प्रसाद लिख रहे हैं लाला रामदेव के दवा के बारे में बताइए। लाला रामदेव की दवा के बारे में, वाह, ये एक्चुअली बात ऐसी हो गई कि कोरोना काल से पहले आपको याद होगा कि एक बाबा रामदेव साहब दवा तो लेके आए थे, कोरोनिल लेके आए थे, काफी प्रचारित हुई ये दवा। उसके बाद में फिर WHO से लेकर के तमाम जगहों पे इसका क्या असर हुआ ये सब भी देखा आपने। लेकिन भक्तों की कमी इस देश में नहीं है और दवाई खुलेआम बिक रही है और लोगों को बहुत पसंद भी आ रही है दवा। कई लोग बोलते हैं, मुझे भी कई लोगों ने सलाह दी कि आप लीजिए, बहुत मस्त दवा है, उससे आपका इम्यून पावर जो है वो बढ़ जाएगा, कभी कोई बीमारी नहीं होगी, कोरोना तो दूर ही भाग जाएगा, ये बीमारी आएगी नहीं आपके पास। उसके अलावा भी मतलब वैक्सीन भी लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सीधे आऊंगा मुकेश जी फिर से आपके पास में, थोड़ी अभी चर्चा हम लोग कर भी रहे थे, ये दवाइयाँ ये सब की तो ठीक है, हम लोगों ने जहां से शुरुआत की थी मैं फिर से वहीं आना चाहता हूं, ये राहुल गांधी पे फिर से आना चाहता हूं। कई सारे साथी लिखते भी हैं, लिख भी रहे हैं और बात भी करना चाहते हैं, सुनना भी चाहते हैं। राहुल गांधी से ही हमने वो भी किया है, कार्यक्रम की शुरुआत भी की है और समापन भी राहुल गांधी से ही करना चाहता हूं। राहुल गांधी का जो ये निर्णय है, क्या इस निर्णय से मोदी और ममता ये दोनों कहीं ना कहीं इन मतलब फंसे हुए नजर आ रहे हैं आपको कि आने वाले समय में लोग जवाब तो पूछेंगे। जब ये आंकड़े हम देख रहे हैं कि कहां 1200-2000 लोग थे, बीमार थे, एक बार वो आंकड़े फिर से दिखा पाए तो दिखाइए, जिसमें कि कितनी सभाएं की हुई हैं इन लोगों ने और कितने पेशेंट हो गए पिछले 52 दिनों में। अगर वो आप मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा कि स्क्रीन पे ला सकते हैं तो लेके आइए। ये देखिए, कहां 1205 थे 4 मार्च तक एक्टिव मामले पश्चिम बंगाल में, वो 4500 मतलब 45,300 हो गए। ये आंकड़े सरकारी आंकड़े हैं। तो मुकेश जी आपके पास आना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी ने फंसा दिया है मोदी को भी और ममता को भी? देखिए, एक नैतिक प्रश्न तो खड़ा कर दिया है, एक नैतिक दबाव तो राहुल गांधी ने अपनी इस घोषणा से कर ही दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि ये दोनों नेता जिस तरह से सत्ता की लड़ाई में उलझे हुए हैं, उसमें देखते हुए ये इस नैतिक प्रश्न को, जैसा आपने शुरू में भी बताया, मजाक में टालने की कोशिश करेंगे। ममता बनर्जी नहीं करेंगी। ममता बनर्जी हो सकता है कि कुछ पब्लिक मीटिंग कैंसिल करने को तैयार हो भी जाएं, हालांकि इसमें मुझे संदेह है क्योंकि वो बहुत ही आतंकित हैं अभी बीजेपी के अभियान से और वो एक गज जमीन भी छोड़ना नहीं चाहती हैं इस समय। तो इस स्थिति में वो क्या करेंगी कहना मुश्किल है, लेकिन बीजेपी तो खुश हो रही होगी, प्रधानमंत्री खुश हो रहे होंगे कि ठीक है, आप मैदान से बाहर हो गए, अच्छी बात है, और उनके कार्यक्रम में तो कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने अब इससे अपने को विड्रॉ करने के बाद चुनाव प्रचार की कोई अल्टरनेट स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई है या नहीं बनाई, या वैक्यूम में ये छोड़ दिया उन्होंने? क्योंकि ये जरूरी था कि इस तरह का बड़ा फैसला करते समय आप अपनी कैंडिडेट, अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए चुनाव मैदान में एक स्ट्रेटजी के साथ उतरे, चाहे वो ऑनलाइन हो या दूसरे माध्यमों के दूसरे जरियों का इस्तेमाल करके कैसे अपनी जो पार्टी मैदान में है, जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, उनको समर्थन देंगे। क्या इसकी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि राहुल गांधी का जो व्यवहार रहा है, अच्छा कदम है ये, लेकिन ये उनका व्यवहार बहुत सुचिंतित और सुनियोजित नहीं होता है। तो मुझे ये, मैं अगले 2-4 दिन में देखना चाहूंगा कि क्या कोई वीडियो कैंपेन, कोई ऑनलाइन मीटिंग, कुछ इस तरह का प्लान है कांग्रेस का, या बस यू ही एक भावावेश में लिया गया ये फैसला है। तो ये मुझे लग रहा है बीजेपी और ममता बनर्जी के फंसने का सवाल मुझे इतना नहीं लग रहा। लेकिन इस मौके पर मैं एक चीज और सवाल उठाना चाहता हूं, और वो ये है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रार्थना की थी
तमाम साधु संतों से कि अब कुंभ को सिंबॉलिक बना दीजिए। देश का प्रधानमंत्री, हिंदू हृदय सम्राट, 56 इंच की छाती वाला प्रधानमंत्री एक तो प्रार्थना कर रहा है, और उस प्रार्थना का अगर कोई असर नहीं हो रहा है तो फिर इसे क्या माना जाए। अगर कोई दूसरे धर्मों के लोग इस तरह का कोई आयोजन कहीं कर रहे होते तो इस सरकार का रवैया कुछ और होता। प्रधानमंत्री प्रार्थना न कर रहे होते, अमित शाह वहां अपनी पुलिस फौज लेकर पहुंच चुके होते। एक तो होने ही नहीं दिया जाता, अगर हो रहा होता तो उनके खिलाफ एनएसए और कौन कौन सी धाराएं लग सकती हैं वो सब लगाकर उनको निपटाने की कोशिश में वो लग जाते, और हमारा मीडिया उनको बदनाम करने में जुट जाता। आज स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री की प्रार्थना का भी कोई असर नहीं हो रहा। मैं जहां तक मेरी सूचना है, कुंभ वैसे ही चल रहा है, तीसरा शाही स्नान जो होना है वो वैसे ही होना है। लोग आएंगे, कोरोना का प्रसाद ग्रहण करेंगे और फिर देश भर में वितरित करेंगे। तो ये स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। ये आप ट्वीट देख रहे होंगे दोस्तों, ये जो ट्वीट है ये कल नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट, जो देखिए साफ लिखा हुआ है कि आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी से आज फोन पर बात की, सभी संतों के स्वास्थ्य का हाल जाना, सभी संतगण प्रशासन को हर प्रकार का सहयोग कर रहे हैं। मैंने इसके लिए संत जगत का आभार व्यक्त किया। मैंने प्रार्थना की है कि 2 शाही स्नान हो चुके हैं और अब कुंभ को कोरोना के संकट के चलते प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक ही रखा जाए, इससे इस संकट से लड़ाई को एक ताकत मिलेगी। मैंने प्रार्थना की है, यही बात अभी मुकेश जी भी कह रहे थे, और वही ट्वीट, इसी ट्वीट के बारे में मुकेश जी बता रहे थे कि कुंभ को लेकर के, और खासकर देखिए आप जैसे हिंदू हृदय सम्राट की बात, 56 इंच सीने की बात अभी मुकेश जी कह भी रहे थे, आखिर आपने किसको फंसाया? अभी पिछले साल तो आप जमातियों के पीछे लग गए थे, जब इस देश में रोज लगभग 200-250 पेशेंट आ रहे थे। उसके बाद उस समय आप निजामुद्दीन मरकज को और वहां पे उपस्थित जमातियों को, तबलीगी जमात के लोगों को आपने बिल्कुल इस देश का दुश्मन घोषित कर दिया। अलग अलग धाराएं लगाई उनके तहत, उनके ऊपर केसेस किए, उनको कहां कहां खोज करके पकड़ के लाए और जेल में ठूस दिए। ये तमाम बातें आप लोगों ने की उस समय, क्योंकि ये बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक की लड़ाई आपको लड़नी थी। लेकिन इस वक्त आपने क्या किया है? हिंदू हृदय सम्राट अगर हैं तो आपने क्या किया? आपने सारे ऐसे हिंदुओं को, संतों को आप इकट्ठा कर लिए कुंभ के नाम पे हरिद्वार में, और उसके बाद क्या किया? कोरोना विस्फोट कर दिया आपने। इस बात को आप माने ना माने, लेकिन ये लोग जो निकल के जा रहे हैं, ये इसी में ये आंकड़े हम अभी थोड़ी देर पहले बता भी रहे थे कि जो आंकड़ा अभी मतलब मार्च के आखिर में, वो मैं देख के कहीं बताता भी हूं कि मार्च के आखिर में कितना था और अभी कितना हो गया। लगभग 45,000 से ज्यादा कोरोना के पेशेंट अभी हैं वहां पे। ये आंकड़े हालांकि पश्चिम बंगाल के हैं जो भी स्क्रीन पे आ रहे हैं, लेकिन ये दूसरा आंकड़ा यहां नहीं है। मैं इसी पे आज का जो मेरा घूमता हुआ आईना कार्यक्रम है इसी पे है, उसमें वो आंकड़े हैं, आप देखेंगे। लेकिन ओवरऑल आपको बता रहा हूं कि आखिर अब तो, उस समय तो आप जमातियों को घेर रहे थे, अब किसको? और जब ये इन्हें घेरने की जरूरत है तो चूंकि उनके रक्षक आप हैं और उसके बाद आप उनसे प्रार्थना भी कर रहे हैं। माफ करें प्रधानमंत्री जी और माफ करें महामंडलेश्वर जो जितने भी हैं। अभी भारत जी बोल भी रहे थे कि कितने की डेथ हो गई, कितने का निधन हो गया, कितने लोग शाही स्नान में भाग नहीं ले पाए। तो बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, और इस बात को समझने की जरूरत है कि कैसे हम कोरोना बम तैयार कर रहे हैं, कैसे ये विस्फोट होने वाला है इस देश में। इस बात को समझना होगा, और ये देश कहां जा रहा है इस बात को भी समझना होगा। पुष्परंजन जी आपके पास आना चाहूंगा। अभी थोड़ी देर पहले आप चर्चा कर भी रहे थे, और हालांकि हम लोग अभी बात एक सवाल में करना चाह रहा हूं, हालांकि ये कुंभ की बात हो रही है, लेकिन सवाल एक मेरा पश्चिम बंगाल में सीधे चलना चाहूंगा कि जब राहुल गांधी ने कोरोना को देखते हुए अपनी सभाएं रद्द कर दी, अभी 3 दिन पहले 16 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। आपको याद होगा कि ईसी ने, इलेक्शन कमीशन ने, यानी चुनाव आयोग ने, जिसे मुकेश जी केचुआ कहते हैं, केंद्रीय चुनाव आयोग यानी केचुआ, वो बिल्कुल केचुआ ही है। उसने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में ममता दीदी की तरफ से जो लोग गए थे उनका कहना था कि 3 जो अगले जो चुनाव होने हैं, मतदान होना है, उसको एक साथ करा दो। बहुत अच्छी बात है, चुनाव आयोग ने नहीं माना, आप अब रैली कर रही हैं।
आप भी राहुल गांधी की राह पे चले आओ ना ममता दीदी। आपको अगर डर भय नहीं है और आपको लग रहा है कि आप जीत रही हैं, तो आप भी राहुल गांधी की राह पे आ जाओ। आप भी कहते हो कि वर्चुअल रैली करेंगे, जैसे भी मुकेश जी बोल रहे हैं कि हाँ सही बात है कि अब आके राहुल गांधी की क्या रणनीति होगी ये भी देखना होगा अगले 2-4 दिनों में। बिल्कुल सही बात है, एक रणनीति के साथ आइए, जैसे कि वाम दलों ने कहा कि हम वर्चुअल रैली ही करेंगे, तो आप क्यों नहीं कर रही हैं, क्या कहेंगे? नहीं करेंगे। आज डायरेक्ट जो ब्रायन जो इनके सांसद हैं वो बाकायदा अपने इंटरव्यू में साफ साफ कर रहे थे कि पहले बीजेपी विड्रॉ करे, क्योंकि अब कुछ दिन रह गए हैं, 4-5-6 दिन रह गए हैं, इसमें हम क्यों इस मैदान से भाग जाएं। हम नहीं पीछे हटेंगे। बीजेपी अगर हटती है तब जाके, क्योंकि इनको डर है कि ये सारा का सारा मैदान हम खाली अगर कर देते हैं तो बीजेपी कहीं उसको अपना पूरा एकाधिकार नहीं समझ ले। भीड़ से ये भी प्रभावित हैं और भीड़ के मुकाबले दूसरी भीड़ खड़ी करना इनके लिए लगता है कि सबसे ज्यादा यही एक रास्ता है। ये महाभारत में वो था ना कि 1 इंच सुई बराबर जमीन हम नहीं देंगे, तो यहां भी वही बात है कि इनको भी सुई बराबर पीछे नहीं हटेंगे। हमें एकदम इनके मुकाबले तुर्की व तुर्की खड़ा रहना है चुनाव के मैदान में। देखिए राहुल गांधी चाहे ठीक है, उन्होंने ग्रास रूट लेवल पे जो भी उनके प्रत्याशी हैं उनसे संपर्क किया, नहीं संपर्क किया, ये भी प्रश्न उठ सकता है कि आप अभी पार्टी के अध्यक्ष भी नहीं है तो किस हैसियत से आपने ये फैसला लिया है, ये प्रश्न उठ सकता है पार्टी के भीतर भी। ग्रुप ऑफ 23 जो है वो भी एक सवाल उठा सकता है कि आपने किस हैसियत से ये फैसला लिया। मगर राजनीति में जब मर्यादा की बात होगी, जब वो लिखा जाएगा कि मोरल नाम की कोई चीज होती है, जिम्मेदारी नाम की कोई चीज होती है, उसमें राहुल गांधी उस इतिहास में अपना नाम वो दर्ज करा चुके हैं इतिहास में। बाकी जो इनके कैडर वोट है जो कुछ भी वो मिलना है। अब अभी मुकेश जी कह रहे थे कि जो कुंभ की बात चल रही थी कि महामंडलेश्वर को बहुत आग्रह कर रहे थे। देखिए इनकी हालत वैसी है, आप खुद कलकत्ता में भीड़ देख के गदगद होते हैं, भीड़ देख के एकदम आपके पांव जमीन पे नहीं रहते, ज्यादा उत्साह में आ जाते हैं, तो आप किस हैसियत से कहेंगे किसी और वहां का जो भी धर्म प्राण है वो कहेगा कि हम क्यों मानेंगे आपकी बात। आपके लिए भीड़ बहुत अच्छी बात है, भीड़ आपके लिए दवा है, हमारे लिए जहर कैसे हो सकती है। हम भीड़ हमारे लिए भी आपके लिए जैसे बड़ा महत्वपूर्ण है, भीड़ हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। डेनमार्क में राजीव जी एक लोक कथा है, द किंग इज नेकेड, राजा नंगा है। पढ़िएगा, जो भी मित्र लोग हम पढ़ें उसको, गूगल पे है, बहुत आराम से पढ़ा जा सकता है पूरी कहानी, क्योंकि बहुत संक्षेप में हमारे पास समय की कमी होती है। मगर राजा को निर्वस्त्र करके और उसके सामने 2 होशियार लोगों ने खड़ा कर दिया पब्लिक के सामने। एक बच्चे ने कहा कि हाँ राजा नंगा है। यहां भी है कि पूरे देश की जनता बता रही है बार बार कि आप जो है गैर जिम्मेदार हो, आप निरंकुश हो गए हो, लेकिन राजा को ये समझ में नहीं आ रहा। राजा को लग रहा है कि हम एकदम वस्त्र के साथ बहुत सूटेड बूटेड बहुत अच्छे से शासन चला रहे हैं। ये स्थिति डेनमार्क की लोक कथा वाली स्थिति भारतीय लोकतंत्र जो है वो झेल रहा है। जी सीधे आना चाहूंगा अपने साथी भारत शर्मा जी आपके पास में। सवाल ये है कि हालांकि बहुत सारी बातें हो गई हैं, अब कार्यक्रम समापन की ओर है, बहुत विस्तार से हम लोगों ने चर्चा की, लेकिन ममता दीदी चूंकि आप अभी वेस्ट बंगाल घूम के भी आए और लेफ्ट का जो अपना वो है उनकी स्ट्रेटेजी है, उन्होंने घोषणा कर दी है कि हम वर्चुअल रैली करेंगे। ममता बनर्जी को लेकर के क्या कहना है आपका? क्योंकि बार बार मैं ममता बनर्जी का जिक्र इसलिए यहाँ छेड़ रहा हूँ क्योंकि उसूलों और आदर्शों की बात ममता बनर्जी करती रही हैं और एक ये भी जो हम लोग अभी तक देखते रहे हैं और खबरें जो आ रही हैं उस हिसाब से काफ़ी मजबूत पोजीशन में है ममता बनर्जी। वैसी स्थिति में क्या इन 3 फेजेस के जो चुनाव होने हैं, इन चुनावों में आपको लगता है कि वो खुद को विड्रॉ करेंगी और अपने राज्यों, क्योंकि एक मैसेज देना भी जरूरी है कि आप लोगों ने, जैसे हम एक तरफ कुंभ की बात कर रहे हैं कि आप अपने लिए अपने वोट बैंक को तैयार करने के लिए उत्तराखंड में अगले साल चुनाव होना है, उसके लिए वोट बैंक तैयार करने के लिए आप हरिद्वार में इस महामारी के दौर में भी कुंभ आयोजित कर दिए, लेकिन उसी वोट बैंक को पाने के लिए
आप रैलियां पे रैलियां कर रहे हैं। मोदी जी की बात तो समझ सकता हूं क्योंकि उनको देश से ज्यादा चुनाव समझ में आता है, लेकिन ममता दीदी की जब बात होती है तो वो क्या सोचती होंगी? देखिए, जहां तक भीड़ की बात है, मुझे लगता है कि जिन्होंने लेफ्ट की रैलियां देखी हैं, है ना, तो वहां पर भी भीड़ पर्याप्त थी। ऐसा नहीं है कि कोई नरेंद्र मोदी की सभा और ममता बनर्जी की सभा की तुलना में वहां कम भीड़ होती हो, वहां पर भी पर्याप्त भीड़ होती थी। और ब्रिगेड मैदान में हमने देखा भी कि ब्रिगेड मैदान में जो रैली हुई थी वो पिछले 10 साल में इतनी बड़ी रैली नहीं हुई जितनी लेफ्ट ने किया था। और खासकर वो जो सोशलिस्ट फ्रंट है उसके आने के बाद से इनकी रैलियां कई गुना बढ़ गई। उसके बाद भी अगर वो ये दम कर सकते हैं कि वो ये कहे कि हम अब आगे से कोई रैली नहीं करेंगे और वर्चुअल करेंगे या डोर टू डोर हम कैंपेन करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये साहस ममता बनर्जी में को दिखाना चाहिए था। अगर वो ये दिखा दी तो आप एक नैतिक रूप से देखिए, ये भी एक तरीके की राजनीति थी कि आप ये कहते हैं कि भाई ठीक है, हम लोगों के लिए राजनीति करते हुए भी लोगों की जिंदगी ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय हमारे देश के प्रधानमंत्री के, है ना। तो ये एक अलग तरीके का आप मैसेज लोगों के बीच में भेज सकते थे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी भी जिस तरीके की जो टेम्परामेंट है उसमें वो इस तरीके का कोई कदम उठाएंगी, क्योंकि निश्चित तौर पर इस बार उनको ये डर है, और खासकर मीडिया ने जिस तरीके का माहौल बना दिया है, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में यह डर है कि इस बार कहीं ये सत्ता हमारे हाथ से ना चली जाए। लेकिन फिर भी मुझे लगता नहीं है कि इसमें ममता बनर्जी को अब इलेक्शन में सरकार उनकी बनेगी, ऐसा तमाम एनालिसिस भी आ रहे हैं। और व्यक्तिगत तौर पर मेरा भी ये मानना है कि जो भी एनालिसिस हो रहा है वो 2019 के लोकसभा इलेक्शन के वोट परसेंटेज के आधार पर हो रहा है, और वो उस समय ये कहा जा रहा है कि मैक्सिमम जो वोट है वो लेफ्ट का गया है। अगर लेफ्ट उसमें से कुछ भी अगर वापस ला सकता है तो ये नुकसान बीजेपी का होगा, ऐसा व्यक्तिगत मेरी राय है। बाकी जो होगा वो मुझे लगता है कि जो सत्ता की जो लोलुपता है वो इन दोनों ही जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, हमको नहीं लगता कि इनमें से कोई भी पीछे हटने की स्थिति में होगा जब तक कि चुनाव आयोग कोई फैसला न ले या प्रधानमंत्री खुद इस स्थिति में आकर यह फैसला लें कि हाँ भाई अब हम आगे नहीं करेंगे क्योंकि लोगों की जिंदगी हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये अगर प्रधानमंत्री अपनी तरफ से अगर कोई इनिशिएट करते हैं उस स्थिति में ही ममता बनर्जी करेंगी। बाकी आप उनसे ये उम्मीद करें कि ममता बनर्जी अपनी तरफ से इस तरीके का कोई निर्णय लेंगे जिस तरीके का राहुल गांधी ने लिया, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ज्यादा अपेक्षाएं हैं, इतनी अपेक्षा उनसे नहीं करना चाहिए। एक आखिरी कमेंट चाहूंगा मुकेश जी आपसे। मुकेश जी को स्क्रीन पे लाइए। मुकेश जी आपसे कि ममता बनर्जी की तो बात हम कर रहे हैं, मोदी जी घिरने की बात हम कर दिए, लेकिन जब इस देश में आप बैठ करके, अभी परसों रात को भी उन्होंने बैठक की, आज भी बैठक की है कोरोना को लेकर के, और संत समाज से भी अपील की, प्रार्थना की, लेकिन मोदी जी क्या ऐसा लगता है आपको कि चुनावी रैलियों को छोड़ेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री को चुनाव की रैलियां करने के बाद जो टाइम मिल जाता है उस समय वो प्रधानमंत्री हो जाते हैं और इस तरह के फैसले भी कर लेते हैं। लेकिन जो टाइम कोरोना से लड़ाई में देना चाहिए वो तभी हो सकता है जब वो अपनी रैलियां कैंसिल करें। रैलियां कैंसिल करना प्रधानमंत्री का दो वजहों से जरूरी है। एक तो ये कि वो कोरोना के महासंकट को निपटने में ज्यादा समय दे सकें, और दूसरा ये कि वो जो बड़ी रैलियां करते हैं और जिससे आपने अभी आंकड़े दिए कि इतने पैमाने पर इतने गुना कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, उसको भी रोका जा सके। और अगर प्रधानमंत्री अपनी रैलियां रोकेंगे तो फिर ममता बनर्जी की रैलियां भी रुक जाएंगी, तो यानी सभी बड़ी रैलियां रुक जाएंगी। तो देश का नेता होने के नाते तो पूरा देश उनसे यही अपेक्षा कर रहा है कि प्रभुवर कृपया अब आप और रैलियां न करें, इस देश को बख्श दें, इस देश को अभी जिन चीजों की जरूरत है और आपको जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसको पूरा करें। लेकिन ये प्रधानमंत्री अभी पुष्प रंजन ने कहा कि भीड़ जीवी है, मैं कहता हूं चुनाव जीवी है। उनकी पूरी राजनीति सिर्फ चुनाव और सत्ता से जुड़ी हुई है, उसके अलावा और कुछ नहीं दिखता उनको, और उन्होंने कोई सकारात्मक राजनीति
इस देश में पिछले 7 सालों में की है, उसका एक उदाहरण दे दीजिए जिससे राजनीति का स्तर सुधरा हो, लोकतंत्र के में कोई गुणात्मक परिवर्तन आया हो। उल्टा ही हुआ है। तो राजनीति के मानदंड नीचे गए हैं, मर्यादाएं गिरी हैं, नैतिकता और आदर्श नीचे गिरे हैं। तो ऐसे में जो आपने कहा है कि मैं तो ये मानता हूं कि आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कोरोना संकट को आगे, जो बोलते हैं ना, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट लाइन, वहां पर खड़े होकर उनसे निपटना चाहिए इस संकट से, क्योंकि ये केवल जीने मरने का प्रश्न नहीं है, ये पूरी अर्थव्यवस्था को संभालने का भी प्रश्न है। और पहले ही झटके में हमारी अर्थव्यवस्था कहां पहुंच गई है हम सब जानते हैं। ये दूसरा झटका ये देश बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आप चीन से अपने मुकाबला करने की बात कर रहे हैं। चीन की अर्थव्यवस्था 12% के रफ्तार से बढ़ने लगी पिछले क्वार्टर में। उसने कोरोना संकट पे काबू पाया और अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया में सबसे बेहतर ढंग से हैंडल कर रहा है। तो महाराज, आपको जो जिम्मेदारी दी गई है देश के प्रधानमंत्री होने के नाते, आप वो जिम्मेदारी तो निभाओ। आप पार्टी नेता की जिम्मेदारी निभाने में ज्यादा लगे हुए हो, देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी आपसे निभाई नहीं जा रही है। तो ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है। मुझे लगता है कि देश के लोगों को अब सोचने की जरूरत है। अगर प्रधानमंत्री नहीं सोच पा रहे हैं तो उन्हें सोचना चाहिए कि उन्होंने जिन्हें वोट दिया है, जिस काम के लिए वोट दिया है, वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो उनका क्या किया जाना चाहिए। जी, बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अपने कमेंट लिख रहे हैं। सीमा खातून हैं, फिर असलम चिश्ती, राजू अंसारी, मोहम्मद मोइनुद्दीन हैं हमारे साथ में, अशोक राठी हमारे साथ में हैं जो लिख रहे हैं कि इफ मोदी जी हैज टेकन द डिसीजन ही वुड हैव डाइवोट 20% more to BJP side, but not because he also wants cheer, not human life. So sad of PM thought. अरविंद राज माहेश्वरी भी हमारे साथ बने हुए हैं जो भाई तेल भी अदानी और बाबा बेच रहे हैं, इनका लिखना है। बनवारे मीना भी हमारे साथ, धन्यवाद कहना है इनका। सुमैया सबसे तेज कह रहे हैं कि किसान के लिए कुछ भी नहीं कहा गया सर जी। किसान है, बेरोजगारी है, महंगाई है, इन तमाम बातों पे भी चर्चा करेंगे दोस्त। सुहाना श्रीवास्तव हमारे साथ में है, आलम महमूद हमारे साथ में है। सुहाना का कहना है मोदी को भूत पकड़ लिया क्या। आलम महबूब हैं जो कह रहे हैं एक अच्छा पीएम हमने खो दिया है। हुसैन जाहिद भी हमारे साथ बने हुए हैं। सलीम शैफी कह रहे हैं राजीव जी जो हरिद्वार में कुंभ चल रहा है परमाणु बम बनके ये भारत को ले डूबेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कुछ न कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहिए। फिर अरविंद राज माहेश्वरी हमारे साथ में, शाहजाद त्यागी हमारे साथ बने हुए, साहेब ट्रेडर हैं, अली अशरफ हमारे साथ बने हुए हैं, महबूब हैं, मोहम्मद मासूम कह रहे हैं मनी पावर गुजराती के पास, गन पावर अमित शाह के पास, जुडिशियल पावर पीएम के पास, मोदी के रूप में हिटलर युग आ चुका है। तुषार शर्मा भी हैं, राजेंद्र प्रसाद हमारे साथ बने हुए हैं। तमाम साथी आप लोग हमारे साथ बने रहे। इस कार्यक्रम को अब समाप्त करने का समय आ गया है, समाप्त करना होगा क्योंकि समय बहुत ज़्यादा आप लोगों का ले लिया। ऑलरेडी 13 मिनट ज़्यादा हो गया है और हमारे तमाम साथी भी, उनके भी दूसरे काम हैं, वो भी अपने अपने काम में लगेंगे। पुष्परंजन जी आपको बहुत धन्यवाद, आपने चर्चा के लिए वक्त निकाला। धन्यवाद मुकेश जी आपको भी, और धन्यवाद भारत जी आपको भी। आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस पूरे घंटा सवा घंटा के कार्यक्रम में आप लोग बने रहे, अपने विचार रखते रहे, हमारे दोस्तों साथियों के विचारों को भी आप लोग लेते रहे, उन पर भी हम लोग चर्चा करें न करें, लेकिन उन विचारों को कहीं न कहीं आदान प्रदान करते हैं। और पीएम केयर्स फंड की बात जो आई थी उस पर भी चर्चा हम लोगों ने की, और उसके अलावा कुंभ से लेकर के राहुल गांधी के इस डिसीजन पे हम लोगों ने चर्चा की, वीके सिंह के ट्वीट पर चर्चा की, तमाम बातें हम लोगों ने यहाँ की, और देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है और खासकर भारत किस दिशा में जा रहा है, इस देश का लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है, इस देश का संविधान किस ओर जा रहा है, ये सब इसे किस तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है, ये सब कहीं ना कहीं हम इन बातों के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। इसलिए आप हमारे
हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए। हमारे इस प्रोग्राम को अगर आप पसंद करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम तक जोड़िए और इस चैनल के बारे में और इस कार्यक्रम के बारे में जरूर बताइए। दूसरे कार्यक्रमों को भी जरूर देखा कीजिए। तो तहे दिल से आप सभी दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आप लोगों का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूं और आप लोग बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जुड़े रहिए हमारे साथ, दूसरे कार्यक्रम जरूर देखिए और तब तक कल शाम 7 बजे फिर मिलेंगे, हाजिर होंगे और दिन भर की चर्चा परिचर्चा के साथ में हमारे तमाम साथियों के साथ में, और आप भी हमारे साथ जुड़िए, बनिए, देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।